बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल माजिद ख़ान है और मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। आज हमारा पहला लेक्चर है बायोलॉजी का 10th क्लास का। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज को समझने से पहले हमें 9th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ करना पड़ेगा। जैसा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में कि जो हमारा नेचर है, जो वर्ल्ड है, इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, दूसरे को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ये हम किस बेस पे कहते हैं? ये हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे कहते हैं। जिस तरह इनमें हमारे पास आ जाता है जी, जो चीज़ें ग्रो कर सकती हैं उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। किसी एक कैरेक्टर की बेस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिन चीज़ों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हों, यानी कि जो ग्रो कर सकती हैं, जो डेवलपमेंट शो कर सकती हैं, जो मूवमेंट शो कर सकती हैं, जो रिस्पायरेशन करती हैं, या जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, या जो चीज़ें किसी भी स्टिमुलाई, किसी भी चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, उन चीज़ों को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिन चीज़ों में शो नहीं होते उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब जो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नाम लिया, इनको हम लाइफ एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसके लिए ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। यानी कि लाइफ के लिए, किसी भी जानदार की लाइफ के लिए ग्रोथ ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो इन रिप्रोडक्शन, इन ग्रोथ को, मूवमेंट को हम क्या कहेंगे जी? लाइफ एक्टिविटीज़ कहेंगे। सो लाइफ एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ। सो इन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी आपको पता है फूड से आता है। फूड से कैसे आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन एक ऐसा करेक्टर है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कॉमन है तमाम सेल में। यानी कि जितने भी सेल हैं, सेल आपको पता है बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो हर सेल के अंदर हर टाइम में रिस्पायरेशन हो रही होती है। अब उस सेल में उस टाइम पे में भी ग्रोथ नहीं हो रही, में भी डेवलपमेंट उसकी नहीं हो रही, रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, मूवमेंट उस टाइम पे नहीं हो रही। लेकिन रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि हर टाइम पे हर सेल में हो रहा होता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि रिस्पायरेशन ज़रूरी है एनर्जी के लिए और एनर्जी ज़रूरी है लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और ये लाइफ एक्टिविटीज़ रिस्पायरेशन से होती हैं। आगे हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज की। तो अब गैसियस एक्सचेंज जो रिस्पायरेटरी प्रोसेस है, ठीक है। रिस्पायरेशन तो एक ब्रॉड प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरी होती है इंटरनल रिस्पायरेशन। लेकिन हम स्पेसिफिकली इंटरनल रिस्पायरेशन को रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम डीप में इसको स्टडी करेंगे तो तब हम इसको रिस्पायरेशन नहीं कहेंगे, तब हम इसको फिर सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। यानी कि वो रिस्पायरेशन जो सेल में हो रही होती है। और जो बाहर रिस्पायरेशन हो रही है, जैसे गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग, इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये बात आप समझ लेंगे, गैसियस एक्सचेंज एक स्टेप है रिस्पायरेटरी प्रोसेस का, ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि रिस्पायरेशन प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स तो सेम है, सेम तरीके से रिस्पायरेटरी प्रोसेस सेम है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है? ब्रीदिंग मैकेनिज़्म का डिफरेंस है। यानी कि एनिमल्स को ब्रीद करना पड़ता है रिस्पायरेशन के लिए, जबकि प्लांट्स को ब्रीद नहीं करना पड़ता। उनमें एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू रिस्पायरेशन हो जाती है।
यानी कि गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं एनवायरनमेंट और प्लांट्स के दरमियान लीव्स के अंदर मौजूद जो पोर्स हैं, स्टोमेटा जिनको हम स्पेशल ओपनिंग्स हैं, उनके ज़रिए से डिफ्यूज़ हो जाती हैं गैसेस। अब ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। एनिमल्स में अगर ह्यूमंस की बात करें तो आप देखें लंग्स तक एयर लेके जाना, जिसको हम ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अगर ब्रीदिंग हम नहीं करेंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, जबकि प्लांट्स में ये काम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मेन डिफरेंस है, मैकेनिज़्म का डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, जबकि बाकी जो सेलुलर लेवल पे प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन हो रही है वो सेम है। अब डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सिस्टम है या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं रिस्पायरेशन के लिए, जो कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को एफिशिएंट बनाते हैं, यानी कि ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज को एफिशिएंट बनाते हैं। जबकि ये सिस्टम्स जो हैं स्पेशलाइज्ड सिस्टम, लंग्स या गिल्स, ये प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है। प्लांट्स डोंट हैव दी स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब सवाल पैदा होता है कि प्लांट्स को क्यों नहीं, वाई डोंट प्लांट नीड स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम? तो इसका ये एक जवाब बनता है कि क्योंकि प्लांट्स का जो सरफेस एरिया होता है उनके वॉल्यूम के तनासब से वो ज़्यादा होता है, यानी कि प्लांट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है हमारी बनिस्बत। हमारी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन सरफेस एरिया कम है, जबकि प्लांट की बॉडी का वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया ज़्यादा है। जिस तरह आप लीव को देखें तो लीव का कितना सा साइज़ है लेकिन उसकी सरफेस बहुत बड़ी है। तो इस तरह के बहुत सारे लीव्स आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा सरफेस एरिया बन जाता है। तो उस वजह से डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू भी गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं थ्रू ओपनिंग्स जो होती हैं स्टोमेटा जिनको हम कहते हैं लीव्स के अंदर। तो वहाँ पे इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, इसीलिए प्लांट को स्पेशलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हमने 3 चीज़ें पढ़नी हैं, रिस्पायरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है और गैसियस एक्सचेंज क्या होती है। अब रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस in which energy is released at cellular level by breakdown of food, यानी कि सेल के अंदर जब फूड पहुंच जाता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड से सेल्स तक जब फूड पहुंच जाता है, वहाँ पे फूड की ब्रेकडाउन होती है और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के उलट है, ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। अब ये तो सेलुलर बेसिक लेवल पे बेस पे हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो रिस्पायरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है, क्योंकि जो रिस्पायरेशन है वो 2 किस्म की है। वो आगे हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन एक एनारोबिक होती है, दूसरी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। इसमें फ़र्क क्या है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो इससे क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो तो उसमें फूड एफिशिएंटली टूटता है, कम्प्लीटली टूटता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में, एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता। तो इसी तरह जो एनर्जी बनती है एरोबिक रिस्पायरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है ज़्यादा बनती है, और जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता एनारोबिक में, उसमें एनर्जी कम बनती है। तो हमारी बॉडी में मेनली जो होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब यानी कि ऑक्सीजन हमें चाहिए, ज़रूरी है एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन लंग से ट्रांसफ़र होती है ब्लड के अंदर और ब्लड सेल्स तक पहुँच जाता है। और जो लंग्स की सरफेस है जहाँ से इंटर होती है ब्लड में,
ठीक है। कैपिलरीज और जो लंग्स की अल्वियोलाई की जो वॉल है उसको हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं, जहाँ से एंटर होती हैं गैसेस, एक्सचेंज होती हैं जहाँ पे, ठीक है, उसको हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज का मतलब तो नाम से तो यही लग रहा है कि गैसेस एक्सचेंज हों किसी भी दो एरियाज़ के अंदर, यानी कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पे गैसेस ज़्यादा हैं और गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और दूसरे एरिया में गैस की कंसंट्रेशन, किसी भी ख़ास गैस या गैसेस की कंसंट्रेशन कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने सांस लिया है तो हमने इन्वायरमेंट से लिया, और इन्वायरमेंट में हमें पता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि प्लांट्स कॉन्टीन्यूसली इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन एयर हमने जब इनहेल की तो वहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जबकि लंग्स जहाँ पे ब्लड के साथ कनेक्टेड है, ब्लड में कम है, तो वहाँ से लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी गैसेस। इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी में हम गैसियस एक्सचेंज स्पेसिफिकली किसको कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ The term gaseous exchange is used in biology for exchange of oxygen and carbon dioxide between organism and its environment. अगर वैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं तो उसको हम गैसियस एक्सचेंज बायोलॉजिकल टर्म में नहीं कह सकते। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया। अगर कोई किसी को समझ नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप डायरेक्टली क्लास में भी पूछ सकते हैं, और वैसे वीडियो के नीचे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज आपको पता है होगी तो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, ब्लड से लंग्स में शामिल होगी। इसको हम गैसियस एक्सचेंज, यानी कि बॉडी ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड देगी एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड देगी। और कैसे देगी? मैंने आपको बताया, ब्लड से लंग्स के अंदर। इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसको हम क्या कहते हैं जी? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है रिस्पायरेशन के लिए। ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर हो गया। लेकिन गैसियस एक्सचेंज को एफिशिएंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? ब्रीदिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम फ्रेश एयर को हम इनहेल करेंगे, ठीक है, एयर जब इनहेल होगी तो फ्रेश एयर अवेलेबल होगी रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी कि लंग्स के अंदर हमारे पास फ्रेश एयर अवेलेबल होगी, और फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी, और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेश एयर में कम है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आ जाएगी ब्लड से, जो कि हमारी बॉडी एक्सपेल आउट कर देगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, और आपका ये होमवर्क है कि गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन, इन तीनों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछे रिस्पायरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है और गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, तो आपको आना चाहिए। अगर इन केस आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। सो थैंक यू।